आज हम बात करेंगे हमारे पर्यावरण के बारे में, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम देखेंगे कि कैसे छोटी से छोटी चीज से लेकर हमारा बड़े से बड़ा काम सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस उलझे हुए जाल को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। एक बगीचा, एक तालाब और एक घने जंगल में क्या चीज कॉमन हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। पर यकीन मानिए, इनके बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है, और वही कनेक्शन हमारे आसपास की दुनिया को समझने की चाबी है। और वो कनेक्शन है, ये सभी अपने आप में एक पारितंत्र हैं, यानी इकोसिस्टम। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जहां हर जिंदा चीज और हर बेजान चीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, एक दूसरे पर निर्भर रहती है, और इसी से प्रकृति का वो खूबसूरत बैलेंस बनता है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। किसी भी इकोसिस्टम के आप कह सकते हैं दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक तरफ होते हैं बायोटिक यानी जैविक घटक, मतलब सब कुछ जो जिंदा है, पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और हम इंसान भी। और दूसरी तरफ है एबायोटिक यानी अजैविक घटक, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, मतलब वो सब कुछ जिसके बिना जिंदगी हो ही नहीं सकती। और मजे की बात यह है कि ऐसे इकोसिस्टम हमारे चारों तरफ हैं। कुछ तो पूरी तरह से नेचुरल हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा जंगल या फिर कोई शांत सी झील, और कुछ हम इंसानों के बनाए हुए हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे हमारा छोटा सा बगीचा, खेत और हाँ, घर में रखा वो छोटा सा एक्वेरियम भी। सोचिए, वो भी तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक बंद बैलेंस्ड दुनिया। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इकोसिस्टम क्या है। पर सवाल ये उठता है कि इन सबको चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? और ये एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती कैसे है? आइए इस एनर्जी के फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सूरज। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कोई भी जानवर या इंसान सीधे धूप से तो एनर्जी नहीं ले सकता, है ना? यहीं पर एंट्री होती है हमारे प्लैनेट के असली सुपर हीरोज की, हरे पौधे। ये पौधे एक कमाल की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी को फूड यानी केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। अब ये जो एनर्जी का फ्लो है ना, ये एक पिरामिड या सीढ़ी की तरह काम करता है। इसे ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। तो सबसे नीचे यानी पहली सीढ़ी पर है प्रोड्यूसर्स, हमारे हरे पौधे। फिर दूसरी सीढ़ी पर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब वो शाकाहारी जीव जो इन पौधों को खाते हैं। इनके ऊपर तीसरी सीढ़ी पर है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी वो मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं। और बस ये चेन ऐसे ही ऊपर तक चलती जाती है। पर यहाँ एक और मजेदार सवाल दिमाग में आता है। अगर एनर्जी ऐसे ही एक से दूसरे में पास होती रहती है, तो फिर ये फूड चेन्स बहुत लंबी, मतलब 10-15 लेवल तक की क्यों नहीं होती? कहीं ना कहीं जाकर ये रुक क्यों जाती हैं? इसका जवाब एक छोटे से नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 10। सिर्फ 10%। जी हाँ, एक लेवल से दूसरे लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। तो होता यह है कि जब कोई एक जीव दूसरे को खाता है, तो उसे उस जीव की टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% ही मिलता है। बाकी 90% एनर्जी तो पहले वाले जीव ने अपनी जिंदगी जीने में, दौड़ने भागने में, या फिर हीट के रूप में यूँ समझिए कि खर्च कर दी। और बस इसी 10% रूल की वजह से फूड चेन्स ज़्यादातर 3 या 4 लेवल के बाद खत्म हो जाती हैं। और यही कारण है कि पिरामिड में सबसे ऊपर जीवों की संख्या इतनी कम होती है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे एक सीधी साधी लाइन की, एक फूड चेन की। पर असलियत में नेचर इतना सिंपल नहीं है। असलियत में तो ये कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। प्रकृति में कोई भी जीव सिर्फ एक ही चीज़ पर निर्भर नहीं रहता, और ना ही उसे सिर्फ एक ही जानवर खाता है। तो ये एक सीधी चेन नहीं, बल्कि एक उलझा हुआ फूड वेब यानी एक आहार जाल बन जाता है। ये जाल पूरे इकोसिस्टम को स्टेबल बनाता है, पर साथ ही ये हमें ये भी बताता है कि सिस्टम की हर एक कड़ी दूसरे से कितनी मजबूती से जुड़ी है। लेकिन क्या हो अगर इस मजबूत दिखने वाले जाल में कोई ऐसा खतरा आ जाए जो दिखाई भी न दे? यहीं से हमारी यानी इंसानों की गतिविधियों का असर दिखना शुरू होता है। जरा सोचिए, खेतों में फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं। ये केमिकल्स बारिश के साथ बहकर मिट्टी और पानी में मिल जाते हैं,
वहां से ये पौधों की जड़ों में पहुंचते हैं और पौधे में जमा हो जाते हैं। फिर जब कोई टिड्डा या खरगोश उस पौधे को खाता है तो वो केमिकल उसके शरीर में चला जाता है और इस तरह बिना किसी को पता चले ये जहर धीरे धीरे फूड चेन में ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। इस पूरी प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम है बायोमैग्निफिकेशन। इसका मतलब है कि ये जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं ना, ये आसानी से खत्म नहीं होते। तो फूड चेन के हर अगले लेवल पर इनकी मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और क्योंकि हम इंसान अक्सर कई फूड चेन्स के टॉप पर होते हैं, इन जहरीले केमिकल्स की सबसे ज़्यादा मात्रा हमारे ही शरीर में जमा होने का खतरा रहता है। ये तो बात हुई एक लोकल लेवल की, एक खेत या तालाब की। चलिए अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर हमारा असर कैसा रहा है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में बहुत ऊपर ओजोन गैस की एक पतली सी परत है। ये परत एक तरह से पृथ्वी का सनस्क्रीन है। ये सूरज से आने वाली बहुत ही खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती है। अगर ये किरणें सीधे हम तक पहुंचे तो स्किन कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन 1980s के दशक में साइंटिस्ट्स ने एक चौंकाने वाली चीज देखी। हमारा ये सुरक्षा कवच, ये ओजोन लेयर तेजी से कमजोर हो रहा था, उसमें छेद हो रहा था। और इसकी वजह थे हमारे फ्रिज और एसी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, जिन्हें CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। पर यहाँ एक अच्छी बात भी हुई। जैसे ही इस ग्लोबल प्रॉब्लम का पता चला, दुनिया के सारे देश एक साथ आए और 1987 में इन केमिकल्स को बैन करने के लिए एक समझौता किया। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी ग्लोबल बातें। अब वापस आते हैं अपनी रोज की जिंदगी पर और बात करते हैं उस कचरे की जो हम सब हर रोज पैदा करते हैं। अब देखिए, जो भी कचरा हम फेंकते हैं वो मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, मतलब ऐसा कचरा जो कुछ समय में अपने आप गलकर मिट्टी में मिल जाता है, जैसे फलों सब्जियों के छिलके, कागज वगैरह। और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये है असली प्रॉब्लम, जैसे प्लास्टिक, जो हजारों साल तक जैसा का तैसा पड़ा रहता है और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और ये एक सोचने वाली बात है। हमारी आज की लाइफस्टाइल, हमारा बदला हुआ रहन सहन और हर चीज के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग पर निर्भरता, इसने इस नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का अंबार लगा दिया है। तो अब से जब भी कोई चीज कचरे में जाए तो एक सेकंड के लिए ये सोचना तो बनता है कि आखिर इसकी मंजिल क्या है, ये कहाँ जाकर रुकेगा। क्योंकि जैसा हमने देखा, इस पूरे इंटरकनेक्टेड वेब में हमारा हर छोटा सा एक्शन एक बड़ा असर छोड़ जाता है। हम जो कचरा पीछे छोड़ते हैं वो हमारी कहानी कहता है। अब सवाल बस इतना है कि हम सब मिलकर कौन सी कहानी बनाना चाहते हैं।